हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आखा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी चैनल मेंबर्स का हार्दिक स्वागत है। अभी एक मेंबर ने हमसे कहा, मनुष्यों में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में क्या रेबीज होने की संभावना बनती है? कि मैन टू मैन मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रेबीज के केसेस ना बराबर होते हैं, यानी कि बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है। इसलिए सावधानी रखनी भी बहुत जरूरी है। यदि किसी इंसान को रेबीज हो चुका है, तो उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस जरूर होगा। अगर वो सलाइवा किसी तरह से जो उस समय पर उस मरीज की देखभाल सेवा कर रहे हैं और उनके हाथों में फ्रेश कट वुंड हो और उसके ऊपर सलाइवा लग जाए, तो रेबीज होने का संभावना बनती है। लेकिन क्योंकि इंसान को काटने की आदत नहीं होती, वो बाइट नहीं करता है, तो उस तरह से जैसे दूसरे जानवरों से इंसानों में रेबीज आने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इंसानों में संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इंसान पागल होने पे भी दूसरे को दांतों से काटेगा नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं या जो मेडिकल स्टाफ है उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनके हाथ पर फ्रेश कट वुंड है और उसके ऊपर सलाइवा गिर गया, तो उन लोगों को पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन का कंप्लीट शेड्यूल कर लेना एडवाइजेबल है, रिकमेंडेड है। दूसरा तरीका ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मेंशन किया हुआ है, वो भी बहुत बहुत ही रेयर केस ऐसा हो सकता है कि कोई रेबीज से मरे इंसान और वो अपने ऑर्गन दान कर चुका हो पहले से, उसके ऑर्गन निकाल के दूसरे को लगाए जाएं, तो उसकी संभावना बहुत बहुत कम है। थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली नो। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे बार बार पूछा गया है, वो ये है कि क्या दूसरी कुछ बीमारियों की तरह क्या मक्खी मच्छर भी रेबीज फैला सकते हैं? आप WHO का जो डॉक्यूमेंट है रेबीज के ऊपर, उसके फर्स्ट सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट सेंटेंस ये है कि रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ ए रैबिड एनिमल। और कोई भी ट्रांसमिशन का तरीका, चाहे वो एरोसोल रूट हो, चाहे वेक्टर बॉर्न हो, चाहे कोई और दूसरी बीमारियों के जो प्रोसीजर्स हैं, वो इसमें नहीं वैलिड हैं। मतलब हवा से, मक्खी से, मच्छर से, इस तरह से रेबीज किसी रेबीज प्रभावित जानवर से इंसान में नहीं आ सकता। एक ही तरीका है जो हम बार बार आपको बता चुके हैं कि रेबीज का वायरस हमारे शरीर में डायरेक्टली एंटर कर जाए बाय द बाइट ऑफ ए रैबिड एनिमल, कि कोई पागल रेबीज से पागल जानवर काट ले, दांतों से छेद कर दे स्किन में और उसमें सलाइवा चली जाए, या वो बाइट तो नहीं कर पाया, स्क्रैच कर दिया उसने, उसके ऊपर उसकी सलाइवा लग गई। या कुछ रेयर केसेस होते हैं जब कोई पेट डॉग पागल हो गया है, सलाइवा में रेबीज का वायरस आ गया, लेकिन उसका जो ऑनर है या जो बच्चा उसके साथ खेल रहा है उसको नहीं मालूम कि इसको रेबीज हो चुका है। वो उसके साथ खेल रहा है, हग कर रहा है, और वो डॉग उसके होंठों पे या नाक पे चाट दे, तो रेबीज होने की संभावना बनती है। अभी हमारे एक मेंबर सरवैया जयदीप जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। इनका प्रश्न है, सर 3 मंथ्स स्मॉल स्ट्रीट पप्पी ने खेलते वक्त दांत मार दिया था, तो मैंने 2 मंथ बाद बूस्टर डोज लिया है, क्योंकि मैंने 2 इयर्स पहले 5 डोज बिना रीजन 5 ARV लिया है और जून महीने कोर्स पूरा हुआ है। जून में कोर्स पूरा है, 2 मंथ्स हो गया है। सरवैया जयदेव जी, सबसे पहली बात तो ये आप हमें बताइए कि जिस 3 मंथ के स्मॉल स्ट्रीट पप्पी ने आपको बाइट किया था,
2 महीने पहले या जब भी किया था, उसके बाद उस पपी का क्या हुआ? क्या उसका व्यवहार नॉर्मल था या उसको रेबीज़ था और वो रेबीज़ के लक्षणों से मर गया? क्या आप उसको देख पाए या नहीं देख पाए? लेकिन जितना आपने लिखा है उस हिसाब से हमें लगता है कि ऐसे रेबीज़ नहीं होगा और आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पपी की एज कितनी भी हो, उससे रेबीज़ हो सकता है, बशर्ते कि उस पप्पी को रेबीज़ हो। दूसरी बात जो कहा गया है कि एक बार प्राइमरी पोस्ट एक्सपोज़र या प्री एक्सपोज़र वैक्सीनेशन, सरवैया के केस में ये प्री एक्सपोज़र वैक्सीनेशन थी, लेकिन शेड्यूल उन्होंने पोस्ट एक्सपोज़र वाला लिया। तो पोस्ट एक्सपोज़र मान लीजिए बिना काटे, बिना किसी एक्सपोज़र के उन्होंने पोस्ट एक्सपोज़र शेड्यूल ले लिया, वो भी तो कंप्लीट इम्यूनिटी बना देगा और 3 महीने तक उसकी फुल प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल आपके शरीर में बना रहेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है, वो ये कि एक बार पोस्ट एक्सपोज़र या प्री एक्सपोज़र वैक्सीनेशन हो गया, तो फिर बूस्टर के लिए इमरजेंसी नहीं रहती है। आप बाद में करवाते हैं तो भी वो इफ़ेक्टिव रहेगा। लेकिन उसमें टाइम स्केल हमें नहीं मालूम होता, किसी को मालूम नहीं होता कि कितने दिन डिले हो जाए तो भी 100% प्रोटेक्शन रहेगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि बूस्टर डोज़ डिले भी हो गई, तो भी वो अपना काम करेगी। अभी एक मेंबर का तो ये क्वेश्चन था कि अगर 65 इयर्स के हो गए हैं, एज 65 इयर्स की है, तो क्या इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने हैं? देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन का उम्र के साथ कोई नाता नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन वो लेबोरेटरी में बनाई गई एंटीबॉडीज़ हैं, जिसने वायरस को मारना है। तो अगर कैटेगरी 3 का या कैटेगरी 2 का वुंड है और एक्सपोज़र जो है वो रियल है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगा लेना एक बहुत समझदारी की बात है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो या बहुत बूढ़ा हो। डब्ल्यूएचओ में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल और आपको इम्यूनोग्लोबुलिन हर हाल में लगवाने हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रेग्नेंट हो, अपने शिशु को दूध पिलाने वाली औरत हो या कोई और बीमारी चल रही हो, किसी और बीमारी की दवाएं ली जा रही हो, इन सब केस में वैक्सीनेशन शेड्यूल पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और बीमारियों से और दवाओं से इस वैक्सीनेशन का कोई इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, सिर्फ एचआईवी के केसेस में कहा जाता है कि आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा लीजिए, हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा डोज की जरूरत पड़े। आदि कश्यप राज, सर डॉग बाइट वाली जगह में चुभन क्यों होती है? कभी कभी साथ ही साथ जब से एआरवी और एआरएस लिया तब से मुझे गैस की समस्या और डकार व कुछ भी खा रहा हूं तो डकार गैस बन रही है, ऐसा क्यों? कश्यप राज जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, गैस का बनना और उसके इफेक्ट्स, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा वहां पे चुभन होना जहाँ पे आपने एआरवी लगवाया है या सीरम या इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाए हैं। ये तो आप मान ही लीजिए कि वैक्सीनेशन के बाद आपको पूरी प्रोटेक्शन मिल गई है। जो वहां पे चुभन और इरिटेशन या झनझनाहट या दर्द ये एहसास होते हैं, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वहां पे जहाँ घाव था वहां कहीं मिट्टी का कोई फॉरेन बॉडी जिसको बोलते हैं, वो कण अंदर रह गए और चमड़ी ऊपर से रिकवर हो गई अच्छे से। वुंड वॉश नहीं हुआ जिन केस में, उनमें काफी समय तक वो जो मिट्टी अंदर रह गई है वो चुभन करती है। दूसरा जो मेजर रीजन जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि साइकोलॉजिकल है, कि जिसको ये बाइट हुआ है उसका बार बार ध्यान उसी जगह पे जाएगा, उसके ब्रेन में ये चीज रहती है कि मेरे को वहां पे बाइट हुआ, वहां पे बाइट हुआ। तो वो फिर एक पेन सेंसेशन
या जो झनझनाहट आप बोलते हैं कि जैसे हल्का सा करंट सा लग रहा है, ऐसी फीलिंग दिमाग परसीव करता है, वो एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और तीसरा कारण यही हो सकता है कि वहाँ पे कोई और किसी तरह का प्रेशर से, किसी और वजह से वहाँ पे आपको तकलीफ हुई हो और वो झनझनाहट हो रही है, उसके आस-पास कोई चोट लग गई, कोई स्क्रैच हो गया खेलते हुए, काम करते हुए, तो ये कारण हो सकते हैं। हमने बहुत से लोगों को ये सजेस्ट किया कि वो इस चीज़ को मान लें कि उनको रेबीज़ नहीं है और विश्वास कर लें कि रेबीज़ नहीं होगा। उनमें से आप ये मान के चलो कि 70-80% लोगों ने बाद में बताया कि 1 हफ्ते के बाद तो हमें ध्यान भी नहीं है। तो आप भी कोशिश कीजिए इसको विश्वास करने की, ये तो हो सकता है आपका ये जो चुभन है वो जल्दी ठीक हो जाए। सुमित कुमार, मैंने 7 मंथ्स पहले डे 0, 3, 14, 28 पर वैक्सीन ली थी। थर्ड डोज़ मिस कर दिया था, लेकिन डॉग अभी भी जिंदा है। अगर आगे कभी एक्सपोज़र होता है तो 2 डोज़ सफिशिएंट रहेंगे या इससे ज़्यादा लेने पड़ेंगे? सुमित कुमार जी, आपने जो वैक्सीनेशन ली है वो 0, 3, 14, 28, ये तो अगर हम ठीक समझते हैं अब, तो मैं तो इसको प्री एक्सपोज़र वैक्सीनेशन का ही नाम देना चाहूँगा कि आप आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अब रेडी है टू मेक द एंटीबॉडीज़, सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ व्हेनेवर देयर इज़ एक्सपोज़र। जब भी भविष्य में आपको एक्सपोज़र होगा, तो आपका पूरा एंटीबॉडी बनाने वाला, इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने वाला इम्यून सिस्टम फुल्ली गियर्ड अप, रेडी, तैयार है। हाँ, 2 बूस्टर डोज़ आपको उस टाइम पे लगवाने ही चाहिए, ताकि वो इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी से एंटीबॉडीज़ बना के बहुत जल्दी से रेबीज़ के वायरस को मार दे। आपको ज़्यादा डोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री एक्सपोज़र हम इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद बता रहे हैं कि वो डॉग अभी ज़िंदा है, मतलब एक्सपोज़र नहीं हुआ था। ये तो एक्सपोज़र से पहले आपने वैक्सीनेशन करा ली, प्री एक्सपोज़र, उसमें इतना ज़्यादा वो हम नहीं समझते हैं कि 0, 3, 7 थर्ड डोज़ भी लगे। अगर पोस्ट एक्सपोज़र है तो 0, 3, 7, 14 ये ज़रूरी है। थर्ड 0, 3, 7 तीनों टाइम पे लगने बहुत ज़रूरी है। चौथा इंजेक्शन 14 से 28 डेज़ के बीच में जब मर्ज़ी लग जाए। कश्यप जी, आप खुद बोल रहे हैं कि अभी डॉग फाइन है 25 दिन से, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है ना, किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। सरवैया जयदीप, और सर 6 मंथ या 1 ईयर बाद भी रेबीज हो सकता है, पर आपने वीडियो में कहा था रेबीज को ब्रेन तक पहुंचने में 2 मंथ्स लगते हैं, तो कैसे होता है ये? सरवैया जयदेव जी, अगर रेबीज का वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया है, सफिशिएंट नंबर में है, और वो जो उसकी स्पीड कैलकुलेट की गई है 14 टू 16 मिलीमीटर पर आवर, अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 2 महीने से पहले ही वो ब्रेन में पहुंच जाएगी। अब ये बायोलॉजी जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टोटल टाइम, जिस पे टाइम डिपेंड करता है कि वो ब्रेन में डैमेज करके, अब बहुत सारे ऐसे स्टडीज में पाया गया है कि ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने शुरू करता है, और वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो किसी को नहीं मालूम। अभी कोई 1 महीने में ब्रेन में तो पहुंच गया, लेकिन वहां पे डैमेज की स्पीड जो है वो कम रहेगी। एक लेवल की डैमेज हो जाएगी, उसके बाद ही ब्रेन की डैमेज के लक्षण, जिसको हम पागलपन के लक्षण कहते हैं, वो दिखाई देंगे। रेबीज का वायरस जहाँ जिस साइट पे है, वहां पे भी हो सकता है बहुत देर तक रहे, क्योंकि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में जो एंटर करता है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी भी उसको खत्म करती है, और जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है और जो इम्यूनोग्लोबिन है, वो भी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक फाइट है, एक जंग है जो शुरू हो जाती है, चाहे किसी ने पहले वैक्सीन ले रखी है या नहीं ले रखी है या उसके बाद ली। ये जंग शुरू हो जाती है, उसमें वायरस अगर कंप्लीटली मार दिया गया हमारी इन्नेट इम्यूनिटी से, या वो इसका नंबर बहुत कम था कि वो अंदर जाके नर्व्स से अटैच होके और वहां तक ब्रेन तक जाए, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसलिए ये सारे जो प्रेडिक्शंस हैं कि 1 वीक में भी हो सकता है, या इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल भी हो सकता है। उसमें सिर्फ एक बात पर कि उसकी स्पीड इतनी है और इसको चलना चाहिए, पहुंचना चाहिए वहां पे, तो उस बात पे हम
नहीं कुछ भी बता पाएँगे। सुमित कुमार सर, सेकंड टाइम एक्सपोज़र पर फर्स्ट डोज़ के साथ टेटनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है क्या? देखिए, रेबीज़ और टेटनस 2 अलग-अलग बीमारियाँ हैं। टेटनस क्यों लगाया जाता है? अगर हमारे शरीर में कट हो जाए, हम गिर गए या कहीं ब्लेड से कुछ कट लग गया और वहाँ पे मिट्टी लग गई, तो उस वजह से टेटनस का लगाया जाता है। अगर वहाँ पे इस तरह का एक्सपोज़र नहीं है जिससे कि टेटनस का डाउट हो, तो ज़रूरत नहीं टेटनस की। आपने अभी 2-3 महीने पहले ही टेटनस का लगवाया हुआ इंजेक्शन तो ज़रूरत नहीं। और अगर डॉक्टर आपकी परिस्थिति को देखकर आपसे पूरी बात जानकर ये रिकमेंड करते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो ज़रूर लगवा लेना चाहिए। उससे कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई टेटनस और रेबीज़ का आपस में इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि रेबीज़ की वैक्सीन का असर कम हो या टेटनस से इम्यूनिटी ना बने, ऐसा नहीं होता है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें टेटनस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, तो ज़रूर लगा देना चाहिए, ज़रूरी ना हो तो वो नहीं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फर्स्ट टाइम रेबीज़ की वैक्सीन लग रही है तो उसी टाइम ही टेटनस लगाना चाहिए, दोबारा नहीं लगाना चाहिए, दूसरी बार बूस्टर डोज़ के साथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली रिकमेंडेड नहीं है। यानी कि ये डिसीज़न लेना कि टेटनस के इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है, ये डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। ज़रूरत महसूस होती है डॉक्टर को लगाते हैं तो लगवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वैया जयदीप जी, तो क्या अगर बूस्टर डोज़ लेने मैंने लेट हो जाए तो क्या वो सफिशिएंट रहेगा? क्या क्योंकि आपने कहा वो 1 ईयर में भी हो सकता है। सरवैया जी, आपने बूस्टर डोज़ ली है और आप लेट हो गए हैं। थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन फैक्ट ये संभव ही नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कि आपके अंदर ऑलरेडी प्री एक्सपोज़र वैक्सीनेशन शेड्यूल से इम्यूनिटी बनी हुई है और वो जितना लेट हुआ, जितने दिन आपने बूस्टर डोज़ लेने में लेट किया है, उस टाइम भी आपकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम आपके शरीर में बनी हुई एंटीबॉडीज़ उस वायरस के साथ फाइट शुरू कर चुकी हैं। ऐसा नहीं कि वो रेबीज़ का वायरस इतना ज़्यादा क्वांटिटी में गया हो कि वो पहले बनी हुई एंटीबॉडी से ना मर के नर्व्स में जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाए। इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि आपकी जो पहले की बनी हुई इम्यूनिटी है, वो रेबीज़ के वायरस को खत्म कर सकती है और रही सही कसर कोई रह गई, तो आपने जो बूस्टर लगाए, उससे हो गई। उससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।